अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम वेरिएशंस है। हम इस पूरे चैप्टर में वेरीज एस के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएशन को समझते हैं, तो इसलिए चैप्टर का नाम वेरिएशन है। ये इस चैप्टर का लेक्चर 9 है। तो 8 लेक्चर हम कर चुके हैं। जो सारे लेक्चर थे वो वेरीज एस के ऊपर थे। हम वेरीज एस का साइन लगाते थे, फिर उसकी जगह पे इक्वल और के का वैल्यू लगा देते थे, के लगा देते थे, और उसके बाद क्या होता था, हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। उसके बाद जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको हमने फाइंड आउट करना होता था। ये जो एक्सरसाइज 3.7 है इसके जो क्वेश्चन है ऐसे बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हालांकि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इतनी लंबी स्टोरी लिखी हुई है इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये भी काम आपने वही करना है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करते आए हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया एस ऑफ दिस स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज दिस स्क्वायर। देखें वेरीज डायरेक्टली एज की बात आ गई तो आपने क्या करना है, वो निशान लगाना है। तो पहले क्या है, एस है, तो क्या करेंगे, एस वेरीज डायरेक्टली। ये पूरी स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ भी लो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने वो शक्ल बनानी है जो हम पिछले एक्सरसाइजेज में करते आए हैं। तो एस जो है वो वेरीज डायरेक्टली है स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। तो ये क्या होगा, वेरीज डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली है इसलिए न्यूमरेटर में आएगा। अगर इन्वर्सली होता तो डिनोमिनेटर में आता, ऐसा ही है ना। तो क्योंकि डायरेक्टली की बात है तो आर जो होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा। और उसने कहा है स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, तो इसका मतलब है जो आर है उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, जब ये शक्ल बन जाती है उसके बाद हमारे लिए काम बहुत ही आसान होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरीज एस के साइन की जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे, साथ के लगा देंगे, के आर स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप 1 का नाम दे दो। उसके बाद एस हमारे पास 16 पाई है और आर हमारे पास 2 है। तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस की जगह पे हम 16 पाई लगा देते हैं इज इक्वल टू के, वैसे का वैसे, और आर की जगह पे हम 2 लगा देते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, बाय पुटिंग वैल्यूज़ जो उसने हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं 16 पाई और आर, वो हम पुट कर रहे हैं। ये जब एक दफ़ा पुट कर देंगे तो फिर उसके बाद इसको पुट नहीं करेंगे। अब जो के की वैल्यू निकल आएगी फिर हम क्या पुट करेंगे, फिर हम एस की वैल्यू जो रह गई है उसको पुट करेंगे इक्वेशन में। तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 16 पाई इज इक्वल टू, ये के है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 16 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू के, 4 16 से कट जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। तो ये के की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 1 में हम के की वैल्यू को पुट कर देंगे बाय 1। बाय 1 से मुराद है कि 1 इक्वेशन को हम लिख रहे हैं और के की वैल्यू पुट कर रहे हैं। के हमारे पास क्या निकला है, 4 पाई निकला है और आर स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब देखिए हम ये 2 वैल्यूज़ पहले पुट कर चुके हैं, तो ये 2 वैल्यूज़ अब हम पुट कर चुके हैं जिससे हमने के की वैल्यू को निकाला है। ये अब हम पुट कर सकते हैं। अब हम इसको पुट नहीं करेंगे, अब जो हम अगली वैल्यू है उसको पुट करेंगे, वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं। अब अगली क्या वैल्यू है, एस इज इक्वल टू 36 पाई। तो एस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 36 पाई। आप यहाँ लिख दो बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू 36 पाई। तो एस की जगह पे 36 पाई पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4 पाई पहले से मौजूद है और आर को हमने फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर वैसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब 4 पाई जो है वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 36 पाई पहले से मौजूद है, 4 पाई बराबर के इस तरफ आके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 पाई नीचे लिखा हुआ आएगा, साथ आर स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, पाई पाई से कट गया और 4 को 36 से काटेंगे तो क्या बनेगा, 4 9 36 होता है।
तो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो 9 वैल्यू निकली है ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकली है। हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, फाइंड आर। तो हमने आर को फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ बाकी 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 3 इज इक्वल टू आर, ये हमारी वैल्यू निकली है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है एक्सरसाइज 3.7 के। तो ये क्वेश्चन को पढ़ें तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने बड़ी कोई स्टोरी लिखी हुई है। इन हुक्स लॉ फोर्स एफ अप्लाइड, फिर कुछ लिखा हुआ है, आपके पास बुक है, आप पढ़ लो। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। जो काम की बात है वो ये है कि एफ वेरीज डायरेक्टली, एफ क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है डायरेक्टली टू द अमाउंट, फिर कोई स्टोरी लिखी हुई है एस। तो इसका क्या मतलब है कि एफ जो है वो वेरीज एस एस है। यानी इस इतनी लंबी स्टोरी लिखने का फ़ायदा ये हुआ है कि आपने सिर्फ इस एफ को देखना है, वेरीज डायरेक्टली को देखना है और फिर एस को देखना है। तो आपकी शक्ल ये बनेगी, एफ वेरीज एज एस, एफ वेरीज एज एस। तो बीच वाली स्टोरी अगर आप नहीं भी लिखो क्वेश्चन में या नहीं भी पढ़ो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लो। तो बस मैंने इसलिए ये डॉट्स लगा दिए हैं कि आपके पास बुक है, आप खुद ही पढ़ लो। तो यहाँ एफ वेरीज एज एस है, तो वेरीज एस की जगह पे के इक्वल और के का साइन लगा दिया है, इसको 1 का नाम दे दिया है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एफ की वैल्यू को यूज़ किया है 32 और एस की भी वैल्यू को यूज़ किया 1.6। ये इन दो वैल्यूज़ को यूज़ किया है और के की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। यहाँ हमारे पास एस की जगह पे 1.6 आ जाएगा, एफ की जगह पे 3.2 है। 32 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और हमारे पास के की वैल्यू निकल आई 20। हमने इन दो इंफॉर्मेशन को यूज़ करके के की वैल्यू निकाल ली, जैसे हम पहले करते आए हैं। उसके बाद जब के की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप लिख लो बाई 1, आप इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो f इज इक्वल टू के की जगह पे 20 आ जाएगा, 20s आ जाएगा। अब आगे उसने हमें दो दिए हैं क्वेश्चन फाइंड, पहले हमने s को फाइंड आउट करना है जब f 50 LB है, और फिर हमने f को फाइंड आउट करना है जब s 0.8 इन है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपने काम कर लिया। उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें s को फाइंड आउट करना है व्हेन f जो है वो 50 LB है। तो क्या होगा, ये हमारी शक्ल बन गई है, f इज इक्वल टू 20s। तो f की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 20s, वैसे ही मौजूद है, हमने निकालना भी s है। तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, बाकी 5/2 बचा। तो 5/2 वैल्यू है s की, और साथ मैंने इन लगा दिए है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो इनमें आ रही थी, तो इसलिए हमने s की वैल्यू लिख ली 5/2। ये पार्ट फर्स्ट हो गया है। इसी तरह पार्ट सेकंड में उसने कहा है f को निकालो जब s 0.8 हो। तो f को हम निकाल रहे हैं जब s 0.8 है, तो f की वैल्यू हमें पता है 20s है। तो f इज इक्वल टू 20 और s की जगह पे जो उसने और इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं 0.8। तो 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 LB आ जाएगा, और ये हमारे पास f की वैल्यू निकली। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अल्लाह इतना कोई बड़ा और मुश्किल लिखा हुआ है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी KE यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी जो है वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ अ बॉडी एंड स्केयर ऑफ वेलोसिटी v।
यहाँ तक हमारी बात समझने की थी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरीज कर रही है, वेरीज एज मास यानी जॉइंटली, यानी कि मास और वेलोसिटी की जो स्केयर है, यानी जॉइंटली तो मास और वेलोसिटी क्या हो रहे होंगे, वो आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज मास, जो उसने कहा है मास m ऑफ बॉडी एंड स्केयर ऑफ वेलोसिटी, तो v का स्केयर v, और यहाँ ये दोनों इकट्ठे होंगे, ये ज्वाइंटली से हमें पता चला, ठीक है। अब ये शक्ल बन गई, उसके बाद हमारा काम बहुत ही आसान है। इसकी जगह पे वेरीज एज की जगह पे इक्वल और k हम लगा देंगे, mv स्केयर, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहाँ तक तो हमारी शक्ल बन गई। आगे क्या है, उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4320 है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 4320 पुट कर दिया। क्यों हम ये कर रहे हैं, के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और एम की जगह पे व्हेन मास इज 45, तो एम जो है वो 45 है, और फिर उसने वेलोसिटी यानी कि v जो है वो 24 है, तो v की जगह पे हमने 24 पुट कर दिया। स्केयर पहले से मौजूद है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है बराबर के इस तरफ, तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ नीचे चली जाएंगी। 24 का स्केयर लिया, 576 आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर 4320 को डिवाइड किया इस वैल्यू पे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 0.1667। ये आप कैलकुलेटर की मदद से निकालो, आपके पास ये शक्ल निकल आएगी, k की ये वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि k की वैल्यू निकल आई है तो 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी k की जगह पे हमने 0.1667 लगा दिया, mv स्केयर पहले से मौजूद है, ठीक है। अब देखें यहाँ तक तो हम काम कर चुके थे, यहाँ तक हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया और इसको भी यूज़ कर लिया, यानी कि थ्री इंफॉर्मेशन हमने यूज़ किए हैं और k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब जो इंफॉर्मेशन एक दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं उसको फिर से यूज़ नहीं करेंगे, ये चैप्टर 3 का असूल है। तो बस उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आगे कहा हुआ है काइनेटिक एनर्जी को निकालो। 3000 ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 44 फुट पर सेकेंड, यही बात समझने की है। अब देखो जो उसने 3000 ऑटोमोबाइल दी है, इसके आगे या पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें नहीं पता ये मास है या वेलोसिटी है, या 44 दिया हुआ है ये मास है या वेलोसिटी है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास शक्ल बनी है 0.1667 बनी है mv स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है और हमें एक m चाहिए और एक v चाहिए, ऐसे ही है ना, एक चीज़ m है और एक चीज़ v है। अब हमें कैसे पता चलेगा 3000 क्या है और 44 क्या है। देखें जो मास होता है वो एक सॉलिड चीज़ को कहते हैं, सॉलिड जिसका वजूद हो उसको मास कहते हैं। 3000 ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल जो है वो एक चीज़ है, एक वजूद है, एक मास है, तो इसलिए जो 3000 है वो हमारा मास है, m है। और ट्रैवलिंग वो सफ़र कर रहे हैं 44 फुट, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रैवलिंग की बात है तो वो क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कहाँ से निकली है, स्पीड से। वेलोसिटी मतलब है जो डिस्टेंस है, स्पीड है, जो हम तेज़ी से जा रहे हैं उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ट्रैवलिंग 44, तो हमारे पास v क्या होगी, वो 44 होगा, और m जो होगा वो हमारे पास 3000 होगा। बस इस पूरे क्वेश्चन में यही बात समझने की थी। काइनेटिक एनर्जी हमने निकालना है, काइनेटिक एनर्जी खड़ा रहेगा, 0.1667 भी मौजूद है, m हमारे पास 3000 है, क्योंकि मास उसने ना आगे कोई बात की है ना पीछे मास लिखा है। तो हमने ये समझना है कि जो 3000 है वो मास है, क्योंकि जो मास होता है वो एक सॉलिड चीज़ को कहते हैं, और जो 44 है वो हमारी वेलोसिटी है, क्योंकि जो स्पीड की बात हो रही है तो 44 उसी वेलोसिटी में आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, सफ़र में आ रहा है, तो v हमारे पास 44 है। तो m की जगह पे हमने 3000 पुट कर दिया और वेलोसिटी v की जगह पे हमने 44 पुट कर दिया। 44 का स्केयर लिया, 1936 आ गया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर उठाओ और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी जो कि है 968000। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इतनी हमारे पास, इतनी हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए
3000 ऑटोमोबाइल को ट्रेवल कराने के लिए 44 फुट पर सेकेंड। बात समझ आई? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। एक्सरसाइज 3.7 आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको कराने की कोशिश की है, उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।